स्वागत करूंगा प्रदीप श्रीवास्तव साहब का। और मैं पहले बिलाल सब्जवारी जी के पास जाना चाहूंगा। बिलाल सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो साइट है वो कह रही है 145 जो एनडीए के बारे में, और बाकी वो दे रही है, लेकिन हम लोग के जो सूचना है आपके सामने है कि 96, 94, 1-4 इस तरह की सीन है। और बाकी जो जितनी बातें हम कर रहे थे, जितने फैक्टर्स रहे हैं, आपने भी देखे हैं कि वहां जमीनी हकीकत और बाकी सब चीजें और बयानबाजी और तमाम आई है। आपके अपने सोर्सेस जो अब तक के जो सारा सीन निकल कर आता है, पहली प्रतिक्रिया आपकी, पहली बार आप जुड़े हैं, आपका स्वागत करते हुए आप शुरुआत करिएगा। शुक्रिया संजीव जी। देखिए, अभी रुझान है ये, और ये जाके 12 बजे तक ये टैली बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगी, तो इसमें अभी इतने घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई ये दावा करे कि उसने 10,000 रुपए दे के चुनाव जीतने की कोशिश की है, या उसने बिजली पानी की सुविधा देने की देकर ये चुनाव जीतने की कोशिश की है, तो इसको इस तरह से आप ट्रेस कर सकते हैं। तो फिर केजरीवाल को तो दिल्ली में हारना नहीं चाहिए था। सुविधाएं तो केजरीवाल ने भी दिल्ली में बहुत दे रखी थी। दरअसल इंडिया गठबंधन ने ये चुनाव मुद्दों पर लड़ा है। इंडिया गठबंधन ने ये चुनाव बहुत ही ज्यादा कोऑर्डिनेशन के साथ लड़ा है। इंडिया गठबंधन में इस बार किसी तरह का कोई भ्रम नहीं था। इंडिया गठबंधन में तेजस्वी के चेहरे को लेकर कोई भ्रम नहीं था। जितने भी सर्वे दिखा रहे थे, तेजस्वी को नंबर 1 दिखा रहे थे, और सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी का रुझान दिखा रहे थे। अगर 10,000 रुपए एंटी इनकम्पेंसी के रुझान को डिफ्यूज करते हैं, तो फिर तेजस्वी द्वारा हर घर को दी जाने वाली नौकरी भी लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करती है। वहीं बिहार एक कास्टीय राजनीति पे वोट करता है। जिस तरह से सिर्फ आप महिला को महिला करके नहीं आंक सकते, महिलाओं के अंदर दलित महिलाएं भी होती हैं, पिछड़ी महिलाएं भी होती हैं, अति पिछड़ी महिलाएं भी होती हैं, अल्पसंख्यक महिलाएं भी होती हैं। तो ये कहना कि रुझान एक तरफा चला जाएगा, मैं इसे मानने को स्वीकार नहीं करता। हाँ, इलेक्शन कमीशन को अगर जिम्मेदारी से अपना वो निर्वाह करे, तो ये चुनाव परिणाम उसी तरह नजर आएंगे जिस तरह से हम लोगों ने इसको धरातल पर जाके महसूस किया, या जिस तरह से हमारी ऑब्जर्वेशन रही है। रहा सवाल आंकड़ों का, तो आंकड़े में तो क्यों 19-20 होता ही रहता है। अभी 12-1 बजे तक जाके बहुत क्लोज होगा, क्योंकि भारत के अंदर तो शाम के 6 बजे तक चुनाव के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए जाते। कहीं वोटिंग स्लो कर दी जाती है, कहीं बिजली गायब कर दी जाती है, कहीं ट्रक पोलिंग बूथ के अंदर घुसा दिया जाता है, कहीं प्रशासनिक अधिकारी अपना रोल अदा करने लगते हैं, कहीं चुनाव आयोग को ऊपर से निर्देश आने लगते हैं। ये सब पिछले 11 सालों से चल रहा है, तो अभी इतनी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। चुनाव में उलटफेर नजर आएगा। अभी जिस जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के पोलिंग खुली है, तो वो एरिया खासतौर से भारतीय जनता पार्टी डोमिनेटेड है। अभी आरजेडी का सेक्टर खुलना बाकी है। हाँ, कांग्रेस की परफॉर्मेंस को लेकर एक सवाल खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के पास वहां कोई एक खास समुदाय का वोट बैंक नहीं है। तो कांग्रेस आरजेडी और मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक पे ही खेल रही है। लेकिन माले का अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। वीआईपी ने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, गुप्ता साहब ने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। मेरे को किसी तरह का कोई द्वंद्व नजर नहीं आता। ठीक ठीक ठीक। मैं एक प्रतिक्रिया अमिताभ जी से लेता हूं, फिर हमसे जुड़े हैं शान परवेज जी का भी स्वागत करूंगा, प्रदीप जी से भी पूछूंगा। अमिताभ सर, ये जो हो रहा है अभी, देखिए, ये हम जो बार बार बात करें कि अभी तो हम जहां खड़े हैं 10:15 बजा है, अभी ये बहुत प्रारंभिक चीजें हैं, बहुत सारे राउंड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन जो अभिषेक अभी सूचना दे रहे थे वहां से कि पटना साहिब जैसा गढ़, यदि वहां इस तरीके का सीन है, तो फिर ये जो इस तरीके संजीव सर माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। एक बेहद दिलचस्प जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दानापुर विधानसभा सीट से आरजेडी जीत के करीब पहुंच गई है। यहां से भारतीय जनता पार्टी के लिए वापसी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि 16,439 वोटों से दानापुर सीट से आरजेडी आगे निकल गई है। रीतलाल यादव जो जेल में बंद हैं, बाहुबली छवि के नेता हैं, आरजेडी को उम्मीदवार हैं, वो 16,439 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार से आगे चल रहे हैं। और बीजेपी ने किसको उम्मीदवार बनाया था? भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं रामकृपाल यादव। केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, लगातार सांसद रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव मीसा भारती के हाथों हार गए और वो पीछे चल रहे हैं। तो पटना साहिब के बाद जो दूसरा बड़ा झटका मुझे नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो दानापुर की विधानसभा सीट है। जी
बिल्कुल। रीतलाल यादव, मैं एक ही बता दूं, रीतलाल यादव चौथी बार 4 बार से वहां विधायक रह चुके हैं। ये चौथी बार इलेक्शन था उनका। रामकृपाल यादव का वहां पहला इलेक्शन था, इसलिए ऐसी। बिल्कुल। और एक चीज और मैं बता दूं कि जो मुझे अभी 15-20 मिनट पहले जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 186 सीट का रुझान जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है, उसमें 61 सीट पे जेडीयू आगे थी, 56 सीट पे बीजेपी आगे थी, 117 सीटें ये और 15 सीट पे उसमें जोड़ लीजिए एलजेपी का, तो 186 में 2/3 जो है एनडीए आगे थी। ये 10 मिनट पहले की सूचना बिल्कुल नहीं, देखिए है वो है, आ रहा है ये। देखिए मेरे पास भी सूचना जो है 100 और 95। मैं अपने सहयोगी हिमांशु मिश्रा का भी स्वागत करूंगा और राकेश और अभी 5 मिनट पहले संजीव जी जो कुछ चैनल दिखा रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी को 79-74 दिखा रहे थे, जो घटकर 70 रह गई है। और जेडीयू को, और जो जेडीयू को 75-76 दिखा रहे थे, जेडीयू भी घटकर 72 पर आ गई है। तो ये उलटफेर होगा, अभी सेटल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन के आंकड़े की बात कर रहा हूँ। बहुत कुछ पानी में। अमिताभ नहीं, मैं आपकी बात काउंटर नहीं कर रहा जी। नहीं जी संजीव जी, देखिए शान परवेज साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है शान जी आपका। किस तरह से देख रहे हैं जो आंकड़े आ रहे हैं, ताजा तरीन आंकड़े आ रहे हैं, क्या माहौल बन रहा है आपकी पार्टी में, क्या खलबली है? मैं हिमांशु भाई यही कहूंगा कि अभी रुझान बहुत शुरुआती है, और जो काल्पनिक कृत्यों पे नृत्य करने वाले लोग थे, जो एग्जिट पोल पे मिठाइयां बांट रहे थे, ढोल बजा रहे थे, अब वो धीरे धीरे उनका हवा जो है वो निकलना शुरू हो गया है। और हम लोग लगातार ये मान रहे थे कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो महागठबंधन के फेवर में है। जो मुद्दों पे चुनाव हुआ है वो महागठबंधन वहां से लीड करेगा। और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी ने नौजवानों को पलायन रोकने की बात कही, वहां पे आश्वासन दिया गया कि प्रत्येक लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, नौकरियां दी जा सकती है। इन मुद्दों पे चुनाव हुआ। महिला सुरक्षा की बात हम लोगों ने कही। तो उन सारे मुद्दों को जो हम लोग जोड़कर देखते हैं तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज जो है वो महागठबंधन के फेवर में है। और जो हम लोग का इंटरनल आंकड़ा ये बता रहा था, चूंकि सर्वे आप दिल्ली से बैठ के, मुंबई से बैठ के या पटना से बैठ के आप कर रहे होंगे, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं उसमें कोई आपसे मेरा आपत्ति नहीं है, मगर आप सर्वे कर रहे थे तो हम चुनाव लड़ रहे थे। और हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव का एक एक बूथ का वोटिंग हम लोगों को ने गिनती कर रखा है पूरे बिहार में कि किस बूथ पर कितना वोट पड़ा है, और वहां संभवतः हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा कितना वोट हमको पड़ा है, बाकी पार्टियों को कितना वोट पड़ा है। उन रुझानों के मुताबिक हम लोग ये जानते थे कि आरजेडी महागठबंधन 140 सीट का बेंचमार्क क्रॉस करेगा, और कई ऐसी सीट है जहां क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। अगर वो सीट भी हमारे फेवर में आ गया तो ये आप मान के चलिए कि ये लैंडस्लाइड दिखाई देगा महागठबंधन का, और भारतीय जनता पार्टी और जदयू का खेमा जो है वो पूरी तरह से हिल जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने सुबह अभी एक चैनल पे 2 घंटे पहले 8 बजे 8:30 बजे ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे भी चुनाव नहीं बचा पाएंगे। उसमें एक नाम मैंने, अभिषेक जी भाई अभी जिसका चर्चा कर रहे थे, मैंने एक नाम बताया था रामकृपाल जी का, और अभिषेक भाई ने अभी उसकी पुष्टि कर दी कि रामकृपाल जी लगभग चुनाव हार चुके हैं। यही हाल रहेगा कमोबेश मंगल पांडे जी का, यही हाल होगा कमोबेश विजय सिन्हा जी का, और विजय चौधरी जी का, और विजय सिन्हा जी का जो डिप्टी रामकृपाल यादव 15,000 से ज्यादा वोटों से पीछे हो गए। सम्राट चौधरी जी भी हारेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रोमिनेंट फेस हैं, जो डोमिनेट बड़े चेहरे हैं, वो भी अपना चुनाव बचाने की स्थिति में नहीं है। और मैं आपको हिमांशु भाई अभी शायद बहुत अर्ली फेज होगा, मगर मैं आपको फिर गारंटी दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीट का आंकड़ा पार नहीं करने जा रही है।